बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, दिन का आगाज़ भी आपका बहुत अच्छा होगा। अच्छा जी, सर्दी भी है और धूप भी निकली है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आज आप अच्छे से मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी सैटरडे है, बहुत सारे बच्चों को स्कूल से छुट्टी है, घर में अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। धूप में बैठें, ये धूप आपके लिए बहुत अच्छी है। सो हमने आज के शो में खबरें भी शामिल करनी है, जिनकी बर्थडे है उनको विश भी करना है, लेकिन 11 बजे वाले सेगमेंट में इंशाल्लाह। और अभी हम खबरों की तरफ भी बढ़ेंगे और इसके साथ साथ कुछ लाइव हैपनिंग्स जो चल रही हैं शहर में, उससे भी आपको अपडेट रखेंगे। आज की खबरों की तरफ बढ़ना है। टॉप स्टोरीज क्या है? तख्ते पंजाब के लिए इंतखाबी दंगल की तैयारियां जारी हैं। नून लीगी क़यादत के लाहौर में डेरे। PIC में इंतहा दर्जे की मुजरिमाना गफलत, मरीजों को इस्तेमाल शुदा सर्जरी डिस्पोजेबल्स दिए जाने का इंकशाफ। शहर में ट्रैफिक मसाइल और पार्किंग की सूरत हाल। अब तक 5 साल में 11 पार्किंग प्लाजों में से एक भी तामीर ना हो सका। और महकमा एक्साइज का स्मार्ट कार्ड सिस्टम दर्दे सर। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, हमने बढ़ना है आज की खबरों की तरफ। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और हमारे सीनियर रिपोर्टर अली डामे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, तख्ते पंजाब के लिए इंतखाबी दंगल की तैयारियां लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है। खोकर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ा इशू बना हुआ है पंजाब असम्बली को तोड़ने का, जो चौधरी फरीद ने लिखकर भेज दिया हुआ है। अब आज 10 बजे तक जो है ना, रात 10:10 तक टाइम है कि अगर खुद ब खुद गवर्नर साहब ने असम्बली तोड़ दी, वरना ऑटोमेटिकली असम्बली टूट जाएगी। तो इसके बाद 10:10 पर असम्बली टूट जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर गवर्नर ने साइन ना किए तो। उसके बाद जो है ये एक अदालती काम शुरू हो जाएगा कि अदालतों में केस चलेगा, फिर अदालत में हियरिंग होगी, फिर अदालत देखे असम्बली को बहाल करती है, ये नहीं करती है। उसके बाद जो है, क्योंकि जो नून लीग है उसके पास अक्सरियत नहीं है वज़ीर आला बनाने के लिए, और जो पीटीए के जो एमपी हैं वो हुकूमत बना नहीं रहे, एक नया इशू खड़ा हो जाएगा। और ये जो गेम है असल में जा रही है इलेक्शन की तरफ। मैं तो चाहता हूँ कि इस वक्त होना ये चाहिए कि चारों सूबों की असम्बलियाँ तोड़कर, कौमी असम्बली तोड़कर जो है फ्रेश फेयर एंड फ्री इलेक्शन, जो 1970 के जिस तरह इलेक्शन हुए थे ना, उस तरह के इलेक्शन कराए जाएँ, ताकि बाकायदा तौर पर जो है वो जो इलेक्टेड बॉडी है, इलेक्टेड लोग हैं, मुंतखब नुमाइंदे आवाम के, जिनके पास मैंडेट है आवाम का, वो आगे आए, वो आकर हुकूमत बनाएं, वो आवाम के मसाइल हल करें। बिल्कुल, क्या कहेंगे अली? देखें खोकर साहब, जो आपने बात की ना, वो अदालती मामला, अदालत में ये मामला जाएगा नहीं, क्योंकि अदालत में भी उस दिन जब हेयरिंग थी तो हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो जस्टिस आबद अजीज़ शेख ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये वज़ीर आला पंजाब का एक आइनी हक़ है, वो जिस वक्त चाहें वो असम्बली को तहलील करने की एडवाइस जो है वो गवर्नर को लिख सकते हैं। तो उसमें अदालत का कोई इतना किरदार नहीं है, और अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो उसके बाद फिर वो एक गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। लेकिन अब नून लीग के पास तो रन ऑफ इलेक्शन के लिए अपने वोट ही मौजूद नहीं है, तो वो तहरीक अदम एतमाद कैसे? क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने वहाँ पे फौरी तौर पर एतमाद का वोट ले लिया। उन्होंने अपनी फ्लोर टेस्ट के ऊपर अपने रन ऑफ इलेक्शन दिखा दिया कि हमारे पास 186 की तादाद है, तो एतमाद का वोट उन्होंने लेके साबित कर दिया। और उसके बाद आइनी हक़ है, उन्होंने चेयरमैन इमरान खान की हदायत पर फौरी तौर पर उन्होंने गवर्नर को लिख दिया। और जैसे खोकर साहब ने बताया कि रात 10 बजे तक आज, अगर उससे पहले गवर्नर पंजाब ने अगर असम्बली पर दस्तखत ना किए तो उसके बाद रात 10 बजे असम्बली खुद ब खुद जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, और तमाम जो कबीना हर चीज़ आपकी ख़त्म। और उसके बाद फिर 3 दिन के अंदर आपने अबूरी सेटअप जो है वो लगाना है, वो आपके लिए मस्ट है। और उसके लिए फवाद चौधरी ने भी कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यही बात एक अहम की थी कि अपोजिशन लीडर से वो राब्ते में है कि फौरी तौर पर अगर किसी एक नाम के ऊपर मुशावरत कर ली जाए। अली, 3 दिन के अंदर आपको निगरान सेटअप आता नजर आ रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर पीटीआई अपनी मर्जी का कोई कैंडिडेट देती है तो उस पर ओपोजिशन उस पर इत्तफाक नहीं करती। जब वो 3 दिन में इत्तफाक नहीं होगा, फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उन नामों में से किसी एक नाम को सिलेक्ट करके उसको वज़ीर आला केयर टेकर जो है, केयर टेकर CM वो लगा देंगे, और फिर केयर टेकर CM जो है वो अपनी एक
अबूरी काबीना वो 8 या 9 मेंबरान के ऊपर वो अपनी एक कायम करेंगे, फिर अबूरी सेटअप चलता रहेगा। अब नून लीग की तरफ से बताया यह जा रहा है कि अब 12 अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि रमज़ान से पहले इलेक्शन होगा तो ही है। खोखर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, अब जो असम्बली की तहलील है इसके बाद अना इलेक्शन ही वाहिद हल है। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में अगर सूबाई सतह पर सूबाई नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हो जाते हैं और जो एक टून जा रही है कि पीटीआई की तरफ, ठीक है, पीटीआई की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है और उसकी एक सबसे बड़ी वजह महंगाई है। मौजूदा हालात मौजूदा हालात ऐसे आपने बना दिए मौजूदा वफाकी हुकूमत ने, जो कि ऑटोमेटिकली लोग पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के दौर में इस तरह की चीज़ें नहीं थी जो आपने आके कर दी हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा अगर सूबाई सतह पर हुकूमत पंजाब पीटीआई की होती है तो फिर नेशनल असम्बली की नशिस्तों पर उन लोगों को, नून लीग के लोगों को जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों के सामने इल्म होगा कि यार हमारा एमपी है तो पीटीआई का ऐसे ही है, मैंने क्यों पीटीआई नून लीग का हो भाई, वो भी पीटीआई का होगा। खैर तख्ते पंजाब के लिए तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि तख्ते पंजाब का फैसला कब होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार के हम इंतखाबात की बात कर लेते हैं, जिसके लिए मैदान सज चुका है। 9 बजे का वक्त था पोलिंग का और इस वक्त जी खासी गहमा गहमी है। सो वहाँ के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। मौजूदा सूरत हाल क्या है, हमारे रिपोर्टर शाहीन अतीक साहब वहाँ पर मौजूद हैं, बराह रास्त उनसे हम जानेंगे। शाहीन साहब बताइएगा, 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ, ये सिलसिला जारी है, अभी कैसी गहमा गहमी है, कैसा टर्न आउट है? जी बिल्कुल, पोलिंग का अमल जो है वो यहाँ पर जो है वो जारी है और सुबह 9:05 पर पोलिंग का आगाज़ हो गया था और इस वक्त पोलिंग बूथों के ऊपर वकला जो है वो कतारों में वहाँ पर खड़े हैं और तरतीबार अंदर आ रहे हैं। इंतज़ामात यहाँ पर पहले की निस्बत जो है वो बहुत बेहतर है। मेरे पास यहाँ पर इलेक्शन चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड नवीद इनायत मलिक मौजूद है, उनसे जो है इस हवाले से बात करते हैं। नवीद साहब, आप ये बताइएगा कि इलेक्शन 9:05 पर शुरू हुआ, उसमें के बाद आप क्या इंतजामात के हवाले से क्या बताएंगे? देखें जी, 6 पोलिंग बूथ है हमारे इधर और 1 खवातीन का 5 मर्दों का, और 9 बजे पूरे जो है वो पोलिंग स्टार्ट हो गई थी और टर्न आउट बेहतरीन जा रहा है और बड़ा स्मूथ इलेक्शन हो रहा है और दोस्त आ रहे हैं और वोट डाल के तो वो मतलब तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो हम खुश हैं कि इंतज़ामात जो हैं वो सारे दोस्त अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बड़े बेहतरीन इंतजाम हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से अर्ज़ करता चलूँ कि जहाँ पे हमने 2 एंट्री गेट्स बनाए हैं उन पे हमने वॉक थ्रू गेट्स लगाए हैं और साथ हमने फ्लैक्सेस इंस्टॉल की हैं वहाँ पे कि हमने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को ये रिक्वेस्ट की है कि सिक्योरिटी ख़दशात के पेश नज़र और वहाँ पे जो पुलिस एहलकारान तैनात हैं आप उनसे मुकम्मल तावन फरमाएँ। तो हमने वहाँ पे मेडिकल कैंप भी कायम किया हुआ है, हमने वहाँ पे कैंटीन भी बनाई हुई है, हमने दूसरी सहूलतियात भी फराहम की हुई हैं। सब ये बताएं कि ये जो इस वक्त हो रही गिनती हो रही है, जब रिजल्ट जो होगा तो उसमें उसके वाले से कब निकलेगा, कैसे आप उनको अनाउंस करेंगे? ये देखें जी, ये 9 बजे से लेके 5 बजे शाम तक ये बिला वक्फा ये कंटिन्यूसली जो है ये पोलिंग जारी रहेगी इंशाल्लाह। और 5 बजे जब ये कंक्लूजन होगा उसके बाद हम सब कैंडिडेट्स को बुलाएंगे और फिर उसके बाद हम जो भी एक तरीका है बायोमेट्रिक सिस्टम का उसके मुताबिक हम उनकी मौजूदगी में इलेक्शन नताइज का ऐलान करेंगे। जी, आपने चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जो है नवीद इनायत मलिक, उनकी जो है गुफ्तगू से उनका कहना यह है कि इंतजामात अच्छे कर दिए गए हैं और किसी को भी कोई यहाँ पर कोई शिकायत का मौका जो है वो नहीं दिया जा रहा। इस वक्त यहाँ पर जो इलेक्शन में इस कैंडिडेट ले रहे हैं वो सदारत की नशिस्त के 3 उम्मीदवार हैं। राना इंतज़ार है, मुनीर हुसैन भट्टी है और राना नईम, इनमें कांटेदार मुकाबला है और वकला की जो जितनी भी तंजीमें हैं उन सब की नज़रें जो है वो इस वक्त इन सदारत की नशिस्त के ऊपर जो है वो लगी हुई है। और इस वक्त ख़वातीन के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी जो है वो स्मूथली जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। ठीक है, पोलिंग का अमल जारी रहेगा बगैर किसी तातुल के। 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। आपके सामने सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है, शफाफ तरीके से ये सिलसिला जारी है। शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमाली साहब से भी जानेंगे, वो भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। जमाली साहब बताइएगा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? 9 बजे पोलिंग का ये अमल शुरू हुआ, 5 बजे तक जारी रहने, टर्न आउट कैसा है?
बिल्कुल ऐवान अदल के अंदर लाहौर बार में वकला जो है अपना वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। सालाना इंतखाबात में यहाँ जश्न का समा है। सदर की नशिस्त पर राना इंतज़ार हुसैन, चौधरी मुनीर भट्टी जो है और राना नईम जो है ये मैदान में है, और प्रोफेशनल ग्रुप के राना इंतज़ार हुसैन और आसमा जहांगीर के चौधरी मुनीर भट्टी जो है उनके दरमियान सख्त मुकाबला है। यहाँ पर ख़वातीन भी हैं और जो मर्द वकला हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी मैडम, आप किसको सपोर्ट कर रही है सदर को? जी, प्रेसिडेंट की सीट पर मैं राना इंतज़ार साहब को सपोर्ट कर रही हूँ, और ही इज़ यंग लॉयर, और ये पंजाब बार के मेंबर भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इनके काम से लॉयर्स जो हैं, स्पेशली यंगस्टर, बहुत ज़्यादा उनके लिए उन्होंने काम किया है, और मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी, जो दीगर जो वकला हैं उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी? जी, बेसिकली तमाम हम जो वकला हैं, बेसिकली सबका मकसद ये है इकट्ठे होना और प्यार मोहब्बत से चलना। वोट कोई हमें डाले, मैं जिस तरह मुनीर हुसैन भट्टी साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, हमारे जो दूसरे दोस्त हैं किसी और के, हमारा सबका मकसद एक तो होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना है यहाँ पे, और सब ने बेसिकली कानून की बालादस्ती के लिए काम करना है। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना ऐवान अदल के अंदर जहां मर्द वकला जो है उनकी बड़ी तादाद मौजूद हैं, और 13,000 से ज़ायद जो है वोटर हैं। वहां पे ख़वातीन वकला उनकी भी बड़ी ऐवान तादाद अदल की सूरत हाल बता रहे थे जमाली साहब। हम मजीद भी अपने रिपोर्टर से रब्ता करते रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट बार इंतखाबात के वाले से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ज्वाइन करेंगे, ब्रेक के बाद खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। अब इंतहाई ख़तरनाक, मैं तो ब्रेक में डिस्कस भी ये करी थी कि ये खबरें सुन के तो परेशानी हो रही है। मतलब जो जहाँ पर हम जाते हैं इलाज कराने के लिए, जिनको इलाज गाहें कहा जाता है, वहाँ पर क्या बीमारियाँ बांटी जा रही हैं। मरीजों को इस्तेमाल शुदा सर्जरी डिस्पोजेबल्स दिए जाने का इंकशाफ हुआ है, और ये PIC में हो रहा है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो कि हमारे शहर का दिल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे ये हालात हैं, कोई पूछने वाला नहीं। खोखर साहब जी बिल्कुल, PIC में बड़े हालात ख़राब हैं। पहले भी इसके जो यूज्ड स्टंट थे वो इस्तेमाल किए गए, जिसकी इंक्वायरी भी हुई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये बताओ कि लाहौर में, पूरे पंजाब में बड़ा जो दिल वाला अस्पताल है वो सिर्फ PIC है, जहाँ पूरे पंजाब के मरीज आते हैं। लेकिन और हमें लगता है सबसे ज्यादा सहूलियात यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि एक एक बेड पर 4-4 मरीज लेटे हुए हैं। ये बड़ा एक इशू है जो गवर्नमेंट का, ये इशू हल होना चाहिए। दूसरा ये कि इनके जो इशू स्टंट थे वो दूसरे शहरों से, अस्पतालों से किराए पर मंगवा कर, उधार मंगवा कर इस्तेमाल किए गए, ये भी एक इशू आया। इस वाले से PIC में ये बड़े, और गवर्नमेंट को चाहिए कि PIC का हालात बेहतर करें, स्पेशल PIC को बजट दे, और जो दिल वाले पेशेंट है यहाँ सिर्फ पूरे पंजाब के नहीं बल्कि बलूचिस्तान से भी मरीज आते हैं। पता नहीं किस गवर्नमेंट की बात करें। अली, इसको मुजरिमाना गफलत नहीं कहा जा सकता। ये तो आपका सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसको आप कहते हैं जी जदीद हॉस्पिटल है। अगर जदीद अस्पताल में ये हाल है तो आम अस्पतालों में क्या हो रहा होगा? इसी बात से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये लाहौर है, जहाँ पे आपकी पूरी हिरार्की बैठी हुई है। आपका चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे ऑफिस, सेक्रेटरी सेहत यहाँ पे मौजूद है, और उनकी छाया तले ये अगर चीज़ें हो रही हैं तो फिर अंदाज़ा लगा ले कि बाकी अस्पतालों में क्या होगा। प्रोक्योरमेंट के नाम पर हॉस्पिटल्स के अंदर जिस तरह की एम्बेजलमेंट सामने आ रही है, इरेगुलरिटी सामने आ रही रिपोर्ट्स के अंदर, हैरान कुन चीज़ है कि आप सरकारी जो अफसरान हैं, जो कि आवाम के टैक्सों से अपनी तनख्वाहें ले रही है, याशियाँ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब ये तो खबर पकड़, जैसे आपने कहा कि ब्रेक से पहले हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो सर पकड़ने वाली बात है कि इस्तेमाल शुदा जो चीज़ें वो लगाई जा रही हैं मेडिकल के अंदर, वो भी मेडिकल के अंदर। बिल्कुल इसी तरह CNN ने एक रिपोर्ट बनाई थी सियालकोट के ऊपर कि वहाँ पर जो सर्जरी के आलात बनाए जा रहे हैं, तो किस तरह से वो आलात बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद से उस इंडस्ट्री के ऊपर कितना सवाल आया था कि वो वहाँ पे बिल्कुल हाइजीन है ही नहीं है वो। तो आप ये वो मेडिकल आलात नहीं, ये आप मेडिकल जो चीज़ें इंसान के जिस्म के अंदर लगनी है, बॉडी के अंदर लगनी है, आप वो इस्तेमाल कर रहे हो। कोई पूछने वाला है इनको? अब हुकूमत तहलील करके आप बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने जनाब बड़ा मार्का मार लिया। आपने पहले किया क्या है कि 3-4-5 महीने में, और अगर अभी ये सूरत हाल थी तो जब कोई सरपरस्त बुरी हुकूमत आएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा इनको। केयर टेकर सेटअप कितनी देर तक हुकूमत कर सकेगा? केयर टेकर सेटअप में कोई बात सुनता भी नहीं है। अब खोखर साहब भी बैठे, ब्यूरोक्रेसी कितनी को बात उनकी मानेगी।
उनको पता ही है बुरी सेटअप है आज इसमें ये कुछ कल भी चला जाना है। आज नहीं कल चला जाना है, तो वो बात को इतना संजीदा नहीं लेते। तो ये गरीब आदमी मर रहा है ना, सिंपल सी बात ये। फिर आने वाले दिनों में आपके अस्पतालों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसी ये है बहुत ऐसी है ना, prominent hospital है, बहुत। PIC। अब देखें अब बजट आना है, वो जिनके बड़ी पास पैसे होते हैं वो तो प्राइवेट अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में बाईपास चले जाते चेक कराते हैं, डॉक्टर अस्पताल चले जाते हैं या प्राइवेट अस्पताल में स्टंट लुआते हैं, बाईपास कराते हैं। नहीं, सिर्फ तो गरीब साहब, लोग आज जो होते हैं वो किसी के पास सरकारी पैसे अस्पताल में नहीं है। जाते हैं। यकीन माने आज पैसे वाला भी आपको इस इलाज, अल्लाह ताला रहम करे, किसी को किसी इस तरह की बीमारियों में मुब्तला ना करे, ये इलाज सस्ते नहीं है खोकर साहब। जो गरीब बंदा जो है ना अच्छे सिर्फ खासे यही लोगों अस्पताल की जाता जेब जवाब है और दे गरीब जाती बंदा है। वहाँ पिस जाता है। अस्पताल के हालात इस तरह के देखिए, आप ये जात चौधरी साहब ने के इस्तेमाल शुदा सर्जरी के हालात जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो बिल्कुल। जब दिल के बाईपास के पेशेंट के लिए कितने बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह के हालात है। तो डॉक्टर जो है वो भी मसीहा नहीं है बल्कि वो कसाई बन चुके हैं। डॉक्टर भी मैं कहूँगा, माजरत के साथ कहूँगा, तो नहीं। वो देखिए, डॉक्टरों का ये खोकर हाल है। साहब, डॉक्टरों का क्या, डॉक्टरों के पास अगर कोई सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वो क्या करेंगे। अब तो ये इस मामले पर जो लिखा हुआ है जायद चौसर ने कि छानबीन शुरू कर दी है, किसकी मुजरमाना गफलत है वो देखा जाएगा ना। आप यकीन माने सारे के सारे लोगों की मिली भगत है। आप कह रहे हैं डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, डॉक्टर्स बाइकआउट करें ना, डॉक्टर्स अपने हक के लिए डॉक्टर बाइकआउट कर देंगे, फिर हम लोग एहतजाज की कवरेज कहते लो जी डॉक्टरों ने बाइकआउट कर दिया। वो तो आए रोज कहते हैं कि आप हमें चीज़ें फैसिलिटेट पूरा तो करें, कम अज़ कम आप चीज़ें खरीद के नहीं देंगे। इलाज उन्होंने किससे करना है, इलाज के लिए आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी, आपको आलात देने पड़ेंगे। अगर उनके पास आलात मौजूद नहीं होंगे तो वो कैसे करेंगे। अगर एहतजाज पर चलेंगे हम उनके खिलाफ गलत खबरें चलाएंगे, जनाब ये देखें मसीहा जो है वो एहतजाज पर चलेंगे, मरीज़ जो हैं वो हॉस्पिटल के बाहर रुल गए। सही कह रहे हैं। मसला ये कि आपकी हुकूमती मशीनरी कहाँ पे है। आप 400 रुपए का आपका बजट है सालाना सेहत का, तो 400 रुपए का बजट क्या सिर्फ वो बजट आपको पता है जहाँ मुंतकिल हो रहा है, आप खुद ही बताते हैं सेहत का बजट, तालीम का बजट सारा तो गुजरात में जाता जा रहा है। तो फिर यहाँ पर मरीजों के साथ यही सब कुछ होगा। हालात बहुत खौफनाक हैं। अस्पतालों में अगर गरीब को तो ये भी परमिशन नहीं होती, चले कोई पढ़ा लिखा चला जाए, कुछ समझ बूझ वाला चला जाए, वो थोड़ा सा देख लेता है कि जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं उनकी क्वालिटी क्या है, वो इस्तेमाल शुदा तो नहीं है। गरीब बेचारे को तो ये भी नहीं दिखाया जाता। तो फिर ये इलाज नहीं, ये बीमारियां बांटी जा रही हैं। इस पर किसने पूछना है, कौन खबर लेने वाला है, फिलहाल कोई सरपरस्त नहीं है, कोई इस पर जवाब दे नहीं है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। शहर के कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी भी दौर में ख़त्म हुए हैं, ख़त्म हो सकेंगे। आपने रोड्स की कुशादगी भी देखी, आपने फ्लाईओवर अंडरपासेस भी बनते हुए देखे। मसला जूं का तू है, ट्रैफिक सूरत हाल अबतर है और इसकी कुछ रीज़न है। यहाँ पर ना तो पार्किंग प्लाजों के अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके साथ साथ कानून नाम की चीज नहीं है। जिसका जहां दिल करता है गाड़ी लगाई, गायब हो गया, पूछने वाला कोई नहीं। मैक्सिमम क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, गाड़ी लेंगे और चले जाएंगे। खोकर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से ये इशू है कि जो 11 पार्किंग प्लाजों में से एक भी नहीं तामीर हो सका। पार्किंग प्लाजे जी पार्किंग प्लाजे जो है ना बहुत जरूरी है। अब एक हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि जो रॉन्ग पार्किंग होगी उस पर 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा, लेकिन उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। ट्रैफिक पुलिस जो है ना पार्किंग, आप सेशन कोर्ट के बाहर चले जाए वहां पर पार्किंग देखें, आप ईवानी अदल के बाहर चले जाए तो लोअर मार रोड के ऊपर जो है ना वकुला जो है उन्होंने पार्किंग की होती है, गाड़ियां पार्क की होती है, जिसकी वजह से वहां ज्यादा ट्रैफिक जाम होती है। हाई कोर्ट के बाहर चले जाए वहां पर ट्रैफिक जाम होती है, वो पार्किंग जो है वकील जो है बिल्कुल। और पार्किंग जो है ना जहाँ जहाँ पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं, मार्केटें बनी हुई है, प्लाजे बने हुए हैं, बगैर आप यकीन माने हम बाजारों में जाते हैं अली, किसी भी बाजार में आपको पार्किंग की सहूलत अवेलेबल नहीं है और जहां कहीं खुद साख्ता पार्किंग बनाई है वहां जिसका दिल चाह रहा है 100 रुपया ले रहा है, जिसका दिल चाह रहा है 150 रुपया ले रहा है। जी बिल्कुल, होना तो ये चाहिए कि जहां पार्किंग प्लाजा बनता है उसकी पार्किंग का बंदोबस्त हो, फिर प्लाजा बने। ये SOPs होते हैं, लेकिन पार्किंग का बंदोबस्त नहीं होता। पहले प्लाजा बन जाता है, बिल्डिंग बन जाती है, 10 मंजिला बिल्डिंग बन जाती है, 5 मंजिला बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन उसके पार्किंग का बंदोबस्त नहीं होता, जिसकी वजह से वो फिर लोग सड़क पर पार्किंग करते हैं, सड़क पर गाड़ी खड़ी करते हैं और ये एक इशू बना हुआ है। सड़क पर पार्किंग करने की वजह से पूरे शहर में जो ट्रैफिक है वो जाम। अब मार रोड देखें, जे रोड देखें, फिरोजपुर रोड देखें, ये इचरा देखें, आप इचरे को ले लें, इचरा मेन बाजार है, इचरे के मेन पर जो ट्रैफिक जो जाम होती है, लोगों ने सड़क पर पार्किंग की होती है, ये एक इशू है पार्किंग का। अली हमारा अंदरून शहर जो है बिजनेस हब है, वहां पर हम अगर देखें तो दूर दराज से लोग आते हैं, वहां पर आज तक पार्किंग प्लाजा नहीं बन पाया और सबसे बड़ा उन ताजरों का मसला ये, वो कहते हैं पैसा हम लगा देंगे, आप जगह दें और पार्किंग प्लाजा बनाएं, फिर क्या कबाहत है। देखिए अब अगर
ताजरों की तरफ से अगर ये ऑफर की गई है, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मैंने कभी सुना नहीं हमारे वैसे। शो में गेस्ट आए हैं जो कहते हैं पैसा ठीक है। लगाने को भी तैयार हैं हम। अगर वो पैसा लगाने को तैयार है तो इनके पास जगह भी मौजूद होगी सरकार के पास। अब पंजाब हुकूमत की तरफ से आपको याद होगा एक प्लान बनाया गया था कि अंदरून लाहौर वाली साइड पे जो बदामी बाग एरिया है वहाँ पे आप एक बिज़नेस हब बनाना चाहते हैं। अगर तो वो प्लान इनका इन फ्यूचर है तो फिर तो आप बहुत बड़ी मुश्किल से बच जाएंगे, मतलब आपके मसाइल तमाम तर दूर हो जाएंगे अगर वो बिज़नेस हब बन जाता है, क्योंकि वो बिज़नेस हब ऐसा है जिसमें सबसे पार्किंग प्लाजा तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वहाँ पर बनाया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और आगे चले जाएं मेन अंदरून लाहौर के अंदर तो वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि पार्किंग प्लाजा सूटेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जरूरत तो बहुत ज्यादा है ना? ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको बाहर वाली साइड पे क्लॉथ मार्केट, आपकी शाल मार्केट, उसके लिए आपको बाहर जो है अगर जो आपने एक स्टैंड खुला रखा हुआ है ना उसकी जगह पर अगर आप प्लाजा बना के, अब 10 गाड़ियाँ उस स्टैंड पूरे पे आती हैं, अब 10 फ्लोर इस तरह बना दें आप तो 100 गाड़ी तो आ गई उसके अंदर। आपको ये वाली प्लानिंग करनी पड़ेगी। और अगर गवर्नमेंट को पंजाब को अगर ट्रेडर्स की तरफ से ये ऑफ़र है कि हम फंडिंग करने के लिए तैयार हैं तो फिर अगर ये रुकावट ब्यूरोक्रेसी डाल रही है, ये इंतज़ामिया डाल रही है तो ये फिर फजूल है कि अगर आप एक फ़ायदा नहीं उठा सकते, आपको पैसे भी मिल रहे हैं और आपने सिर्फ लैंड एक्विजिशन जो है वो उनके इख्तियारात में देनी है और आप फौरी तौर पर ये पार्किंग प्लाजा बना दें। और ये जो हमारी खबर है कि पार्किंग प्लाजा की कीमत 20 अरब रुपये तक पहुंच गई, आपका इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर आपने इतनी देर इसको अल्तवा का शिकार रखा ना। मसला ये है ना कि प्रायोरिटीज। एक और इशू है, मुझे सिर्फ ये बता दें, गुज़िश्ता दिनों हमने ये भी खबर अपने नाजरीन के साथ शेयर की थी कि लिबर्टी पार्किंग में 30 रुपए के नाम पर 50 रुपए लिए जा रहे हैं। जहां पार्किंग बनी है, डिक्लेयर पार्किंग है, वहां पर कौन सा इंसाफ किया जा रहा है लोगों के साथ? क्या 50 रुपए रकम ज्यादा है? लेकिन आपने जो एक रकम तयन कर दिया उससे ज्यादा क्यों वसूल किए जा रहे हैं? देखें, एक ही अगर तो 3 पर्चियां क्यों वहां पे मौजूद है? अगर तो पार्किंग की फीस जो पंजाब हुकूमत के सरकारी रेट के मुताबिक या लाहौर पार्किंग कंपनी के मुताबिक मुकर्रर करदा से ज्यादा है फिर वो वहाँ पर समझ लें कि करप्शन हो रही है। करप्शन हो रही है। लाहौर पार्किंग के अफसरान उसमें मुलव्वस हैं, इंतज़ामिया आपकी मुलव्वस है। जब सरकारी रेट ये है कि 30 रुपये आपने वसूल करने और अगर आप 50 रुपये वसूल करेंगे तो फिर आप समझ लें कि वहाँ पर लोग मिले हुए हैं और उनका एक माफिया है, माफिया बैठा और माफिया वो पैसे वसूल कर रहा है और ये सरासर आवाम के साथ ज़्यादती है। और जो शऊर रखने वाले लोग हैं अगर वो ये जानते हैं कि सरकारी रेट ये है तो वो कतन भी उनको ये रकम उनको ना वसूल उनको दें। फौरी तौर पर अपना मोबाइल पकड़ें, अपनी उनकी वीडियो बना के आप ट्वीट करें, आप फेसबुक पे डालें या गवर्नमेंट के जो भी उनकी ऐप्स बनी हुई है शिकायत के हवाले से वहाँ पर आप फौरी तौर पर रिपोर्ट कर दें या हम लोग हमारे साथ शेयर कर दें। सुन ना ले, हर जगह पर अली यही कुछ हो रहा है। आप देखिए हर जगह पे हो रहा है लेकिन इसका सद्देबाब भी हम लोगों ने ही करना है, आम शहरियों ने ही करना है। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे आला हुकाम तक कैसे पहुंचेगी? कोई भी मसला हो आप किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करते हैं तो इंतज़ामिया हरकत में आती है। अगर आप चुप बैठ जाएंगे फिर कुछ नहीं होगा। अब एक ऑफिसर है वो एक अपने कमरे में बैठ के अगर कुछ फाइलें साइन करे उसको क्या पता है कि बाहर क्या हो रहा है ना, उसने गाड़ी पार्किंग पे लगानी। कहीं पे आपको ये चीज नजर आए उसको जरूर हाईलाइट करें, उसको जरूर खुद आपने हाईलाइट करना। आप आम शहरी हैं, आप अवाम है, आपके पास राइट है, आपके पास राइट है। सही। सो इस मामले को हम सब ने मिलकर हाईलाइट करना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार इंतखाबात जिसका मेला सज चुका है, 9 बजे से वकला हजरात वहाँ पर आ रहे हैं। पोलिंग का अमल जो है इस वक्त जारी है और 5 बजे तक बिला तातुल ये अमल जारी रहेगा। 13,000 से जायद वकला जो हैं वो हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 31 उम्मीदवार आमने सामने हैं। सो अभी की सूरत हाल ताज़ा तरीन शाहीन अतीक साहब हमें बताएंगे। शाहीन साहब जी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात जो है वो उसका जो अमल है वो इस वक्त जारी है। पोलिंग बूथों के बाहर जो है वकला की काफ़ी लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं और यहाँ पर वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। इस वक्त 3 उम्मीदवार सदारत की नशिस्त के ऊपर हैं, राना इंतज़ार, मुनीर हुसैन भट्टी और राना नईम।
इनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला है। सबकी नज़रें जो है इस ऐसी सदारत की नशिस्त के ऊपर इस वक्त जो है वो लगी हुई हैं। अब 2 घंटे हो गए जो पोलिंग शुरू हुए और अब तक जो है वो तकरीबन 2000 के करीब जो है वो वोट जो है वो पड़ चुका है, क्योंकि पोलिंग बूथ जो है वो 6 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 5 वुकला के हैं और 1 ख़वातीन का मौजूद है। मेरे पास यहाँ पर इस वक्त साबिक चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड इमरान मसूद मौजूद है। उनसे मालूम जो है वो करते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। आप टर्न आउट के हवाले से बताएंगे कि क्या टर्न आउट जा रहा है इस वक्त? टर्न आउट अच्छा है जी, चूँकि सर्दी है तो अपना छुट्टी का माहौल होता है तो थोड़ा सा लेट आना शुरू करते हैं वोटर साहबान। तो टर्न आउट ठीक है, अच्छे वोट डाल रहे हैं, माहौल बड़ा अच्छा है और मेरी राय में तो तकरीबन 8000 वोट जो है वो डलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है वोटर को इस वक्त। इमाम साहब आप ये बताइएगा कि आपने इंतजाम जो पहले किए थे वही सारे इंतजाम चल रहे हैं, अब आप मज़ीद जो इंतजाम किए गए उसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो मुतमिन हूँ जी, बड़ा अच्छा अपना अरेंजमेंट है सारा और कोई प्रॉब्लम नहीं है वोटर के लिए। खुला माहौल है, अपना बहुत ज़्यादा कंप्यूटर लगे हुए हैं, अपना वोटर आए और तकरीबन 20-25 सेकंड में अपना वोट डाले और जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी हवाले से। यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो बताएं। सिक्योरिटी की अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी है, अपना पुलिस का बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है हर हवाले से। ईवान अज़हर की जो सराउंडिंग्स है वो सारी बिल्कुल सिक्योर्ड है, अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल माहौल है इंशाल्लाह। इमरान साहब जब आप थे उस वक्त आपने यहाँ पे फायरिंग होती है, जब कामयाब हो जाते हैं ना उम्मीदवार तो फायरिंग होती है, उसके रोकने के लिए भी आपने इकदाम किए थे, नहीं हुए थे, अब क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ वो कैंडिडेट साहबान जो है ना जी, उनको खुद भी थोड़ा सा चाहिए कि वो अपने सपोर्टर्स को कहें कि इससे वकला का इमेज जो है वो ख़राब होता है, लिहाजा फायरिंग जो है उसको अवॉइड करें, ये वैसे भी इलीगल काम है। तो अब थोड़ा सा कम तो हो रहा है। और दूसरा मैं समझता हूँ जो हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल, उनको भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जो वकला साहबान फायरिंग में इन्वॉल्व हों उनको कतई स्पेयर नहीं करना चाहिए और उनको पुलिस के हवाले करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आपने इमरान मसूद एडवोकेट है, उनका जो है वो मौक़िफ़ उनका ये इलेक्शन साबिक चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड थे जिन्होंने पिछली मरतबा इंतजाम किए थे, अब यही इंतजाम आगे जो है वो चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पोलिंग का अमल है वो बिल्कुल स्मूथली जो है वो जारी है। अब तक 2000 के करीब तकरीबन वोट जो कास्ट हो चुके हैं। सुबह 9:05 के ऊपर पोलिंग का आगाज़ जो है वो किया गया था। बाकी दीगर जो वकला हैं वो इस वक्त पोलिंग बूथ के बाहर जो है वो मौजूद है। इस दौरान आज वक्फा कोई नहीं होगा, कंटिन्यू 5 बजे तक वोटिंग जो है का अमल जो है वो जारी रहेगा। जी 5 बजे तक ये अमल जारी रहेगा, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जी अभी हमने आपको बताने हैं जी आज ओपन मार्केट में सब्जियों के रेट क्या है। हमारे रिपोर्टर हसनैन इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। ओवर टू यू हसनैन। सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जो मुतअद्दिद सब्जियां हैं उनकी जो कीमतें हैं उनमें मामूली उतार चढ़ाव आया है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो कि 200% महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं। जैसे कि अगर बात करते चले गाजर चाइना का जो सरकारी रेट है वो 64 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 150 से 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से जो बंद गोभी है उसका जो सरकारी रेट है वो 19 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 40 और 50 रुपये फ़ी किलो में वो फ़रोख्त की जा रही है। मुतअद्दिद सब्जियाँ जिनमें जो लहसुन चाइना है सरकारी कीमत जो है वो 265 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन एक सब्ज़ी ऐसी भी है जिसकी जो सरकारी कीमत है वो 415 रुपये, अदरक चाइना 415 रुपये है, लेकिन टाउनशिप में वो सरकारी नरखों से कम कीमत पर यानी कि 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। 15 रुपये कम जो सरकारी कीमत है उसके ऊपर वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पर जो सब्ज़ मिर्च है 120 रुपये उसकी सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में वो 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जो बंद गोभी है वो बता दिया हमने कि 19 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 40 और 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जो फूल गोभी है उसकी जो कीमत है वो 40 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो आलू है कच्चा नए छिलके वाला वो 33 रुपये उसकी सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की जो कीमतें हैं वो कम नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो शहरी हैं जो ख़रीदार हैं उनमें गम गुस्सा भी है और वो तशवीश का शिकार भी हैं कि जो सब मसाला जाते हैं वो गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो चुके हैं। जो प्याज है उसकी सरकारी कीमत जो है वो 220 रुपये है, ओपन मार्केट में जो प्याज है वो 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम हमेशा से आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं और आपको उन लोगों से मिलवाते रहते हैं जो कि अपनी फील्ड में कमाल महारत रखते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, टैलेंट की पाकिस्तान में कमी नहीं है। मर्द हजरात हों, ख़वातीन हों, अगर कुछ सोच लें कि कर दिखाना है तो बस अपनी फील्ड में वो छा जाते हैं। सो आज हमारे साथ कुछ ऐसा ही टैलेंट मौजूद होगा। अगर हम लड़कियों की बात करें तो ज़बरदस्त तरीके से उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं, फुटबॉलर हैं, नीदरलैंड वुमेन नेशनल ए टीम की खिलाड़ी हैं कायनात बुखारी, जो कि आज हमारे शो का हिस्सा बनेंगी। इसके साथ साथ वसीम अरशद साहब हैं, अभी वो ट्रैफिक वार्डन के तौर पर काम सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रनर अप मिस्टर लाहौर भी हैं। अभी रिसेंटली रात ही को ही फैसलाबाद में एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ जो जीत के आए हैं। सो अपने काम के साथ साथ अपने शौक को भी आगे लेके चलना, और इतना मुश्किल शौक ये बिल्कुल आसान नहीं है। चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और उनको अपने शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कायनात से हम आगाज़ करने वाले हैं। ख़वातीन को कहा जाता है कि जी बड़ी नाजुक मिजाज होती हैं और थोड़ा सा वो सिनफ़े नाजुक का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल की हमारी बच्चियों ने इन तमाम बातों को पीछे छोड़ दिया। कब फील्ड ज्वाइन की, कब खेलना शुरू किया, कैसे शौक पैदा हुआ? मेरा शौक बचपन से पैदा हुआ था। जब मैं 12 ईयर की थी तो मैं एक सिटी लेवल की टीम में आ गई थी और मैं नेशनल यूथ टीम में भी खेली हूँ, और ऐसा मेरा स्टेप्स अहेड होते रहे थे हॉलैंड में, तो ऐसे मैं स्टार्ट हुई थी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, नीदरलैंड में और फिर पाकिस्तान आने का पर्पस क्या था? मेरा पर्पस ये है, मेरे पेरेंट्स पाकिस्तानी है और मैं हर दफ़ा चाहती थी कि पाकिस्तान में भी ऐसा माहौल हो लड़कियों के लिए कि वो भी स्पोर्ट्स करे और एक सेफ इन्वायरमेंट के लिए हो और एक इजी एक्सेस हो स्पोर्ट्स के लिए। तो मैं इसलिए पाकिस्तान आई हूँ ताकि जो प्रोजेक्ट हमारा हॉलैंड में है स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए, मैं पाकिस्तान में भी इसको एडजस्ट करें। सो अब आपने पाकिस्तान में किस तरह से लोगों को हेल्प आउट करना है, ख़ास तौर पर लड़कियों को, इस पे मैं आऊँगी, लेकिन हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं। वसीम अरशद साहब जो कि ट्रैफिक वार्डन हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का शौक़ भी रखते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि जी ये शौक़ कब शुरू किया आपने? जी मैडम, मैं स्टूडेंट लाइफ से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो बाद में मैंने प्रोफेशनल तौर पर ज्वाइन कर लिया सिटी ट्रैफिक पुलिस को, लेकिन साथ साथ मैं अपना जो बॉडी बिल्डिंग है या एक्सरसाइज है वो मैंने रेगुलरली करता रहा हूँ। 18 साल से आप सिटी ट्रैफिक पुलिस का हिस्सा हैं, ये आसान जॉब नहीं है। गर्मी सर्दी हर तरह का मौसम, कड़कती धूप हो, बारिश हो, हमारे वार्डन हजरात जिनको हम सलाम पेश करते हैं, बिलाशुबा हम सबके लिए वो सड़कों पर मौजूद होते हैं। सो इतनी मुश्किल ड्यूटी के साथ ये भी बहुत हेक्टिक काम है, कैसे दोनों मैनेज कर लेते हैं? मैडम, वो जब आपने कोई अचीवमेंट करनी हो या आपका पैशन हो तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। सारा दिन ड्यूटी पे मौजूद रहना और बाहर खड़े रहना, उसके बाद जाके रेस्ट चाहिए होता है बंदे को, तो रेस्ट कितना करते हैं? मैडम, जब एक्सरसाइज मैं करता हूँ ना तो मुझे फिर उसके बाद इजी फील हो जाता है कि मुझे लगता है कि यार मेरी सारी थकावट उतर गई है। कंफर्ट जोन आपने खुद बना लिया मैंने। सही, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कभी आपके सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस चीज़ पर कभी वो नहीं किया गया कि आप मुख्तलिफ मुकाबलों में भी हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि रात को माशाल्लाह आपने फैसलाबाद में एक मुकाबला जीता, सो कभी ये रुकावट नहीं आई कि आप वार्डन हैं, आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा या आप अपनी ड्यूटी पर लेट हो रहे हैं तो आपको एतराज़ात का सामना हो? नहीं मैडम, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कंप्लीट जब करता हूँ एतराज़ कैसे आएगा, बल्कि महकमा मुझे सपोर्ट करता है। हमारे CTO साहब असलम अली साहब वो खुद स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, मुख्तलिफ इवेंट जो हैं उनको मुनक़द करते हैं। उन्होंने बल्कि मुझे बुलाया था जब मैं लाहौर का मैंने टाइटल विन किया है, बुला के तरीफ़ी सनद दी है, शाबाश दी है, कैश रिवार्ड दिया है और कहा कि यार आप उसको ना कीपट रखें, जारी रखें। तो मलिक हसन साहब है PSO साहब, वो भी गाहे बगाहे मेरे साथ टच में रहते हैं। आपको पता है कई दफ़ा मुश्किलात आ जाती हैं कि कंपटीशन में जाना है, एंट्री करवानी है, तो फिर छुट्टी मुझे चाहिए होती है, तो फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसको मैनेज कर देते हैं। बिल्कुल सपोर्ट करता है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। कायनात में आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या डिफरेंस देखा? आप सारी ज़िंदगी वहाँ खेलती रही, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको लगता है मिसिंग हैं उन लोगों के लिए जो कि इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में देखा कि पोटेंशियल बहुत है, इतना लोग रहते हैं पाकिस्तान में, इतनी लड़कियाँ रहती हैं, इनमें टैलेंट पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इनकी कमी है फैसिलिटीज़ की, चांसेस की। और हॉलैंड में ये तो नॉर्मल होता है लड़कियों के लिए, कॉलेज में स्कूलों में उन पे स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड होती है कि आप ज्वाइन करें कोई स्पोर्ट्स टीम को, जो भी एज भी हो आपकी। तो मैंने डिफरेंस ये देखा है कि अपने स्कूलों में भी स्पोर्ट्स नहीं कराते, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, और स्पोर्ट्स पे रखना लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट एक्सेसिबल उनके लिए ना, तो इसलिए डिफरेंस थोड़ी सी काफ़ी है। मैं चाह रही हूँ कि डिफरेंस कम हो, लड़कियों को ये चांस मिले
कि इनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरह से आप इसको प्रमोट करना चाह रही हैं? मैं सून क्रैचक फाउंडेशन के साथ, वो एक हॉलैंड में एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, उनके साथ मैं काम करती हूँ और उनके साथ काम करते मैं चाहती हूँ कि ये फाउंडेशन पाकिस्तान में भी कोलैबोरेशन आए और जब गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प आए, कोई सपोर्ट आए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरफ से भी कुछ करूँ, उनके साथ एक कोलैबोरेशन आए ताकि हम पाकिस्तान में भी ऐसे फाउंडेशन स्टार्ट करें जिसमें बच्चियाँ एक सेफ़ एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सकती हैं, उनके लिए एक सेफ़ मैनर। बिल्कुल, और इसके लिए मेरे ख्याल से अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कोशिशें ज़रूर कोई ना कोई रंग लेकर आएंगी। और यहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से वो लोग जो ख़ास तौर पे बच्चियाँ वो इस फील्ड में आगे आए। पेरेंट्स समटाइम कहते हैं कि जी लड़कियों को स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आना चाहिए, आपके पेरेंट्स ने कभी इस मेरे पेरेंट्स एक वैसे हर दफ़ा मुझे सपोर्ट किया है, लेकिन बाप का मेरा जो मेरे फादर है उनको मैंने थोड़ा सा कन्विंस करना था कि मैं स्पोर्ट्स पे जा सकती हूँ, क्योंकि इनकी चाहिए थी अप्रूवल। तो मेरे जो एक कोच है हॉलैंड में, उसने कहा था मेरे फादर को कि आप पहले एक मैच देखने आए अपनी डॉटर की, स्ट्रीट में खेलती है, आप खुद ही बताएं कि कैसे खेलती है, फिर आप उसका गो कह देना कि नहीं। तो मेरे फादर देखने आए मेरा मैच, तो फिर उन्होंने कहा था कि इस बच्ची को फुटबॉल में डाल दो, फिर ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ। मेरे पेरेंट्स का हर दफ़ा सपोर्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। यानी पेरेंट्स की सपोर्ट वगैरह आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वसीम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, हेल्थ का तो बहुत ख्याल रखना पड़ता होगा, आप किसी भी स्पोर्ट्स का हिस्सा हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होती है, कैसे मैनेज करते हैं? मैडम जो हेल्थ आपकी है ना, वो आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड है। कोई भी स्पोर्ट्स मैन है वो अपनी डाइट का ख्याल रखता है, जिस तरह की स्पोर्ट्स है उसी लिहाज से वो अपनी डाइट लेगा, उसको वैसे मेंटेन करेगा। सही। सो डाइट का आप ख्याल कैसे रखते हैं? नाश्ते में क्या लेते हैं, दोपहर के खाने में क्या? मैडम डाइट जिसका जैसा गोल है ना वैसी डाइट होती है। अगर कंपटीशन पे जा रहे हैं, फर्ज करें श्रेडेड बॉडी को करना है, उस लिहाज से फिर डाइट होगी। अगर गेनिंग में जा रहे हैं, साइज गेन करना है, बल्किंग में जाना है, फिर उस लिहाज से डाइट होगी। आप मुझे बताएं, इस फील्ड को जो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप माशाल्लाह अपनी जॉब के साथ इसको मैनेज कर रहे हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे? कितना पोटेंशियल है यहाँ पर, किस तरह से लोग इस फील्ड में आ सकते हैं? मैडम ये तो एक अच्छी बात है ना, आप एज ए बॉडी बिल्डर ना भी बने, प्रोफेशन ना उसको ज्वाइन करें, तो इससे आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप अपना खाना अच्छा रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, इससे आपको नुकसान कोई नहीं होने वाला। सबसे बड़ी तो पोटेंशियल इसमें ये है। बिल्कुल, आपने सही कहा। कायनात खाने पीने की शौकीन है? मैं हूँ। तो किस तरह मैनेज करती हैं? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। वैसे हमको अपनी डाइट मिलती है ट्रेनिंग्स में, मेरी 4 दफ़ा ट्रेनिंग होती है वीक में, तो हमारा अपना डाइट पे बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हमको भी न्यूट्रिशन मिलती है, हमारा एक न्यूट्रिशन है हर्बल लाइफ जो हम बहुत यूज़ करते हैं, बहुत सारे एथलीट्स हॉलैंड में ये न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं ताकि फिट रहे और अपना हेल्थ भी सही रहे। जैसे अभी ये गेस्ट भी कह रहे हैं कि इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ओनली गुड फॉर योर हेल्थ। सो अपने स्पोर्ट्स के साथ, बिजी स्केड्यूल के साथ रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए शेक्स भी लेना और न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। एकेडमीज़ की पाकिस्तान में कमी है, बहुत ही महदूद एकेडमीज़ है, तो कैसे हम टैलेंट को आगे लेकर आ सकते हैं? और आपको सिखाना स्टार्ट ही से कितना मैटर करता है? बहुत मैटर होता है। मैं तो जब मैं पाकिस्तान की नेशनल टीम में ट्रेनिंग किया है तो मैं देखा बाकी तो कोचेज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, लेकिन जो लोकल टीम्स हैं उनके लिए थोड़ा सा कम फैसिलिटीज़ हैं। लड़कियों की तो बिल्कुल भी बहुत कम देखा मैंने। मैं चाह रही हूँ कि जैसे फाउंडेशन के साथ, क्रैचक फाउंडेशन के साथ एक कोलैबोरेशन हो, ताकि वहाँ की जो कोचेज़ हैं हॉलैंड की, कि वो इधर आके कोचिंग करें वहाँ की लड़कियों को, क्योंकि वो चाहती हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो, और इधर की लड़कियाँ भी चाहती हैं कि इनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो ताकि एनवायरनमेंट हो। बिल्कुल सही कहा आपने। वसीम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मिस्टर लाहौर तक का सफ़र किस तरह से तय किया, कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि अगर आप किसी फील्ड में हैं उसके अप लेवल तक पहुंचना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो किस तरह आपने ये सफ़र तय किया? मैडम मैंने बस अपना टारगेट रख लिया, उसके ऊपर मैंने एफर्ट करता रहा हूँ। ये नहीं है कि मैंने 1 साल में खेला, विन करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ। उससे पहले मैंने कंपटीशन खेले, मैं नहीं विन कर सका, फिर ज़्यादा मैंने एफर्ट की, फिर ज़्यादा एफर्ट की। तो आपने जब आपने गिव अप करना ना, फिर आपने हार जाना है। बिल्कुल, उससे पहले आप 10 दफ़ा भी फेल हो जाएंगे ना, कोई मैटर नहीं करता, आप लगे रहें। रात को आपने फैसलाबाद में मुकाबला जीता, कैसा मुकाबला था? मद्दे मुकाबले जब मैदान में उतरते हैं तो क्या सोचते हैं? मैडम मैं किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करता हूँ तो मैं अपना, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना 100% ना उसमें परफॉर्म करके जाऊँ। आगे जीतना हारना वो अलग मैटर है, लेकिन मुझे ये ना फील हो रिग्रेट कि यार मैं ये कर लेता तो मैं जीत जाता। कोई इंजरी वगैरह ऐसी हुई जिससे आपको लगा कि ये बड़े सख्त किस्म का मैंने फील्ड ज्वाइन कर ली? जी, मेरे ना शोल्डर में अभी भी पेन है। शोल्डर में ना मेरे
इंजरी हो गई थी पिछले दिनों में, वो पेन है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हो रही है। मैडम स्पोर्ट्स में इंजरीज होती ही रहती हैं, जो भी स्पोर्ट्स है सेफ नहीं होती, क्योंकि उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या फ्यूचर प्लान है? माशाल्लाह टाइटल तो आप अपने नाम करते चले जा रहे हैं, सो आगे आपकी प्लानिंग क्या है, क्या करना चाह रही हैं? आगे मैडम अब पंजाब है, उसके लिए मैं फिर जाऊंगा, फिर आगे पाकिस्तान है, वो अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे और साथ ही वार्डन्स पूछते रहते हैं, वो इंटरेस्ट शो करते हैं, उनके साथ अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं आप? मैडम शुरू में तो हर ना, जब आपने विन किया तो हर बंदा कहता अब मैंने शुरू कर देनी है तो 10 दिन बाद ना कहना नहीं जी मेरे को काम नहीं होगा, बिल्कुल तो छोड़ देते हैं। कि वाकई आसान नहीं है, और फिर आप अपनी जॉब के साथ अगर ये कर रहे हैं, इतनी हेक्टिक जॉब के साथ, तो फिर तो बिल्कुल मुश्किल नहीं। कायनात, आपको कभी लगा ड्यूरिंग, ऑब्वियसली आप खेल रही हैं, मैदान में है तो इंजरी तो हो जाती है, कभी लगा कि ये मुश्किल है लड़कियों के लिए? यस, जैसे आपने अभी बिगिनिंग में कहा था कि लोग सोचते हैं कि फुटबॉल नाजुक गेम लड़कियों के लिए तो बहुत ही हैवी गेम होगा, लेकिन फुटबॉल ऐसी गेम है जिसमें अपनी फिजिकल ट्रेन होती है, आपकी बॉडी ट्रेन होती है, तो इससे आप मजबूत होते हैं। तो मेरे पास काफ़ी इंजरीज हुई है, मेरी एंकल में बहुत हुई हूँ क्योंकि मैं इतनी बड़ी न्यू फील्ड में, लेकिन मुझे काफ़ी दफ़ा अपने एंकल में चोटें लगी हैं। 6 दफ़ा मेरा एंकल क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा ब्लू हो गया था और थिक हो गया था, तो काफ़ी दफ़ा मेरी एंकल में इंजरी हुई है। लेकिन जो मेरी जैसे पोजीशन है फुटबॉल में, मैं मिडफील्ड में खेलती हूँ और अटैकिंग में, तो वो काफ़ी मुश्किल पोजीशन होती है, आपके डिफेंडर्स बहुत अटैक करते हैं आपको, तो इसलिए वो चोटें तो लगती रहती है, लेकिन उससे रिकवर करना इम्पोर्टेंट है, रेस्ट लेना इम्पोर्टेंट। क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो कि ये फील्ड ज्वाइन करना चाहती हैं? उनके लिए मैसेज है कि आप नेवर गिव अप करें, हर दफ़ा एक चांस ढूंढें, खुद ही भी चांस ढूंढें। हमारा पास मोबाइल फ़ोन होता है, इंटरनेट होता है, उस पर आप ढूंढें कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि इधर छोटी दुनिया में रह के नज़र नहीं आता कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। सो गो फॉर इट, जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले और अपने आप में बिलीव करें कि यू कैन डू इट, और अपने शौक के मुताबिक अपनी फील्ड का जब आप इंतखाब करते हैं तो फिर कामयाबी आपके पास आती है। हमारे सामने वसीम साहब भी इसकी मिसाल मौजूद है, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैडम मेरा तो यही मैसेज है कि जो वॉक है ना, और अपनी डाइट का हर बंदे को ख्याल रखना चाहिए, उसमें बॉडी बिल्डर होना ज़रूरी नहीं है। ये भी नहीं कि आपके पास जिम ही हो आप जिम में जाएं, हर बंदा डेली 40 से 50 मिनट वॉक करे, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप कह रहे हैं जी मैंने तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ ली, मैंने तो जितने काम कर ली तो मेरी वॉक हो गई है। नहीं, आपने एक प्रॉपर टाइम रखना है ताकि आपका माइंड कनेक्शन हो, बिल्कुल माइंड को पता होगा मैं वॉक ही कर रहा हूँ, उससे आपको इफेक्ट होगा। और दूसरा आपने रेगुलर रहना, ये नहीं कि 2 दिन कर ली 5 दिन स्किप कर लिया, आप रेगुलर रहेंगे फिर आपको उसके इफेक्ट मिलेंगे, आप एक्टिव भी रहेंगे, तंदुरुस्त भी रहेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाजत दीजिए, मंडे को मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।